डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान डील में प्रगति होने पर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोका, कहा शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए है विराम। पंजाब के जालंधर में बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स के सामने धमाका, देर रात करीब 11 बजे। अमृतसर में भी खासा में आर्मी कैंप के सामने ब्लास्ट, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बंगाल में हार के बाद ममता का सीएम पद से इस्तीफे से इंकार, कहा मेरे इस्तीफे का सवाल नहीं, हम चुनाव हारे नहीं हराया गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की, राहुल ने भी वोट चोरी का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने की दी मंजूरी, न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके जो आ रही है पंजाब से, जहां पंजाब में धमाका, जालंधर में, अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर ब्लास्ट। जालंधर में बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स के सामने धमाका, देर रात करीब 11 बजे। अमृतसर में भी खासा में आर्मी कैंप के सामने ब्लास्ट, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, जालंधर के बाद अब अमृतसर में खासा कैंप के पास स्थित आर्मी कैंप के बाहर मंगलवार देर रात जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। जानकारी के अनुसार धमाका रात करीब 11 बजे के बाद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आर्मी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी जांच के लिए बुलाया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि धमाके से आर्मी कैंप की बाहरी दीवार पर लगी हुई टीन की चादरों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान का इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अधिकारियों के अनुसार पूरे क्षेत्र में पुलिस और सेना की भारी तैनाती कर गई है। अमृतसर देहाती के एसपी आदित्य बारियर ने बताया कि सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीमें सबूत जुटा रही हैं और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सही कारणों का खुलासा किया जाएगा। तो आपको बता दें, पंजाब के जालंधर में जोरदार धमाका हुआ है। वहीं जानकारी के अनुसार धमाका रात करीब 11 बजे के बाद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आर्मी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी जांच के लिए बुलाया गया। अराउंड 10:30 11 o'clock के आसपास इन्फॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया है, तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए। एफएसएल टीम भी आया है, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी है, चेकिंग चल रहा है। कितने ब्लास्ट हुए हैं? कहते 3 ब्लास्ट हुए। अभी चेक कर रहे हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल टेल यू। तो आपको बता दें, पंजाब के जालंधर में जोरदार धमाका हुआ है। वहीं जैसे कि बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। जानकारी के अनुसार धमाका रात करीब 11 बजे के बाद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आर्मी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा कर दी गई। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ी। एससी में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 हुई। केंद्रीय मंत्री का बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश हैं। इस संख्या को 4 और बढ़ाने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 38 हो जाएगी। मूल रूप से लागू उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कानून 1956 में प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा इस संख्या को बढ़ाकर 13 कर दिया गया था और कानून में एक अन्य संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 17 कर दिया गया था।
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 1986 के तहत प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी। इसके बाद 2009 में एक नए संशोधन के माध्यम से शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 पारित होने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या आखिरी बार 30 से बढ़ाकर 33 प्रधान न्यायाधीशों को छोड़कर कर दी गई थी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। विवेक, ये बहुत ही बड़ा फैसला किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ गई है, जहां पहले 34 थी अब बढ़ाकर 38 कर दी गई है। बिल्कुल, जो हमारे देश में इस वक्त मामलों की संख्या है, लंबित मामले हैं जिनकी वजह से लगातार चाहे केंद्र सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो या अदालतें हो, लगातार इसके लिए कोशिश कर रही हैं कि जो पेंडेंसी है उसको खत्म कैसे किया जाए। इसी आधार पे एक सीजीआई की तरफ से एक बातचीत की गई और ये कहा गया कि जजों की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाई जाए, और इस आधार पे जो प्रधानमंत्री है इनकी जो कैबिनेट है इसने इस 5 तारीख को इस जो संशोधन विधेयक है इसको पास किया है। क्योंकि एक चीज यहाँ जानना बहुत जरूरी होगी कि जब भारत का संविधान बना था तो अनुच्छेद 124(1) के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट और साथ में 6 जजों यानी कि 7 जजों की एक कमेटी बनाई गई थी जो सुप्रीम कोर्ट को लीड करने वाली थी, और ये कहा गया था कि अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट करना होगा तो इसके लिए एक पार्लियामेंट चाहेगा तभी हो सकता है। इसके बाद 1956 में जो जजों की संख्या है उसको बढ़ाने के लिए एक बिल लाया गया था, जजेस नंबर बिल। उस आधार 1956 उसको लगातार बढ़ाया गया। पहले ये संख्या 6 से बढ़ा के 4 बढ़ा के 10 की गई, 10 के बाद 13, 17 और 2019 में अंतिम बार ये संख्या बढ़ाई गई थी जब ये संख्या 4 बढ़ाई गई थी। आज माफ कीजिएगा, कल जो केंद्र कैबिनेट की तरफ से ये मंजूरी दी गई है जिसमें कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को छोड़ के 4 और जज बढ़ाए जाएंगे, मतलब सीजीआई के साथ कुल 38 जज अब हो जाएंगे। इसके लिए जो ये विधेयक होगा ये अगले सेशन में लाया जाएगा, उसके पास होने के बाद ये जो अनुमति दी जाएगी और कॉलेजियम इसका रिकमेंडेशन करेगा। इसके बाद 4 नए जज सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। हालांकि जो इसका जो खर्च होगा, इसका मतलब कि अगर जज अपॉइंट किए जाते हैं तो उनके जो स्टाफ होंगे, सैलरी होगी, उनका भत्ता होगा, और जो सेक्रेटरीट जो उनकी चीजें होती हैं उनके लिए कंसोलिडेट फंड है वो उससे जैसा कि और जजों के लिए होता वैसा होता रहेगा। लेकिन जो 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट में और बढ़ जाएंगे इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई को और तेजी से अब बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि जो लंबित मामले हैं उनको खत्म करना बहुत जरूरी है, और जिस हिसाब से लिटिगेशन बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा करना जरूरी था। और सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक कम्युनिकेशन के बाद इसको आगे बढ़ाया गया है। तो जो तकरीबन 7 साल पहले जो 2019 में ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई थी वो 2026 में फिर बढ़ाई गई है, और आगे भविष्य में भी ऐसी जरूरत पड़ने पर जो, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई जो पूर्व के सीजीआई रहे हैं और वर्तमान सीजीआई ये भी कहते रहे हैं कि हमें नई बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी और जजेस को लाना पड़ेगा जिससे जो मामलों की संख्या उसको कम किया जा सके। इन सब चीजों को देखते हुए ये जो एक विधेयक ये पास किया गया और नए सेशन में इसको पास किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट को नए जजेस मिलेंगे और कॉलेजियम नए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजेगा। जी ठीक है विवेक, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बढ़ते लंबित मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। ईरान डील में प्रगति के बीच प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। प्रोजेक्ट फ्रीडम हॉर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जहाजों को निकालने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक व्यापक समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में बहुत प्रगति हुई है। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध ईरान के खिलाफ अभियान में हमारी जबरदस्त सैन्य सफलता
और इसके अलावा ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में हुई बड़ी प्रगति के आधार पर हम आपसी सहमति से यह तय करते हैं कि जबकि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी, प्रोजेक्ट फ्रीडम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को यह देखने के लिए थोड़े समय के लिए रोका जाएगा कि समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है या नहीं। ट्रंप का यह भी बयान है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा यह घोषणा करने के कुछ घंटों बाद आया कि 28 फरवरी को शुरू किया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने उद्देश्य को हासिल करने के बाद समाप्त हो गया है। तेहरान से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ट्रंप के पोस्ट के तुरंत बाद अमेरिकी कच्चे तेल का वायदा 2.30 गिर गया और 100 प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जो 2 महीने पहले संघर्ष के कारण ऊर्जा की कीमतें बढ़ने के बाद एक महत्वपूर्ण सीमा थी। प्रोजेक्ट फ्रीडम को सोमवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया था। ट्रंप ने रविवार को ऑपरेशन की घोषणा की थी और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अगले दिन इसे लागू करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस ऑपरेशन से संकरे समुद्री मार्ग में तनाव पैदा हो गया, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। यूएई ने दावा किया कि उसके जहाजों पर ईरान ने हमला किया। अमेरिका ने भी कहा कि उसने ईरान की कई छोटी नावों को नष्ट कर दिया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां ममता का इस्तीफे से इनकार। बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी का ऐलान, मेरे इस्तीफे का सवाल नहीं, हम चुनाव हारे नहीं, हराया गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की, बोली ममता। बीजेपी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं, मैं सड़कों पर लौटूंगी, बोली ममता। इंडिया ब्लॉक एकजुट है और मेरे साथ है, ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है, बोली ममता। हमने 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया है। बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की। ममता ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव नहीं देखा। मैंने 2004 से इस तरह का अत्याचार नहीं देखा। चुनाव आयोग मुख्य विलेन है। एसआईआर से 90 लाख वोट हटाए गए। बीजेपी ने 100 सीटों की लूट की है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमें मिलकर हराया है। बीजेपी हर तरह का हथकंडा अपनाकर हमें हराया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट की। ममता ने कहा कि पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की जाएगी। मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सड़कों पर लौटूंगी। उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक मेरे साथ है। सोनिया गांधी ने मुझे फोन किया, राहुल, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने मुझे फोन किया। इन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक मेरे साथ है। कल अखिलेश यादव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है और मेरे साथ है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह से महाराष्ट्र, बिहार में लोकतंत्र की हत्या की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि धांधली कर हमें हराया गया है, हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। हमने 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया है। जिन जिन जगहों पर हमारे पार्टी दफ्तरों को कैप्चर किया गया, यह टीम उन जगहों पर जाएगी। अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई। हम हारे नहीं हैं, बीजेपी ने यह जीत चोरी की है। मैंने केंद्रीय बलों को भी कभी इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি এদিকে সেটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां ममता का किला ढहाब, झारखंड की बारी। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल, कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। झामुमो और कांग्रेस के रिश्ते में भी खटास बढ़ी। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से गठबंधन में बड़ी हलचल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा को 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता हासिल करना पार्टी के लिए ऐतिहासिक है।
उपलब्धि माना जा रहा है। भाजपा ने ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ को तोड़ते हुए सरकार बनाई। माना जा रहा है कि हिंदू वोट बैंक के एकजुट होने से यह जीत संभव हुई। इस परिणाम से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बंगाल में हुए इस राजनीतिक बदलाव का असर झारखंड में भी पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की सियासी हलचल का असर अक्सर झारखंड तक पहुंचता है। ऐसे में ये भी समीकरण बदलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश संगठन पर सवाल उठाते हुए पार्टी प्रभारी को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी संगठन के कामकाज पर असंतोष जताया। झामुमो और कांग्रेस के रिश्तों में भी खटास पड़ी है। बंगाल और असम में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद झामुमो का भरोसा कमजोर हुआ है। असम और बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी नाराजगी है। बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रहे थे, जबकि कांग्रेस के मंत्री अपने उम्मीदवारों के साथ थे। नतीजे उम्मीद के विपरीत आने से गठबंधन में असहजता बढ़ी है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस झामुमो के बिना कुछ नहीं है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बंगाल की जीत का झारखंड की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अजय, जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के साथ वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां अब टीएमसी हार गई है, तो झारखंड की सियासत पर इसका क्या बड़ा असर पड़ेगा, ये सवाल देखने में सामने आ रहा है। देखिए अंकिता, ये जो पिछले हालिया जो 5 विधानसभा जो देश के 5 विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी की जो आशातीत जो सफलता मिली है, तो इसका असर जो है वो झारखंड में भी पड़ने की संभावना नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो 2-3 अगर आप पिछले कुछ दिनों पहले अगर आप चाहें तो बिहार में भी जैसे ही बिहार में जब चुनाव थे, तो ये जो गठबंधन का ये था, तो गठबंधन का जो मुख्य जो घटक दल है यहाँ पे जेएमएम जो है वो वहाँ बिहार में अपनी पैठ बनाने के लिए उसने कहा था, लगातार वो मांग कर रहा था कि हमको भी कुछ सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ मिलती है। तो बीज उसी समय जो है ये जो असंतोष का बीज जो है उसी वक्त जो है वो बोया गया था। और जो है झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, जो जेएमएम के जो कर्ता धर्ता है, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि यहाँ हमारे साथ जो है इंडी गठबंधन में यहाँ पर सरकार के साथ यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सरकार में है और वहाँ हमारी बात नहीं सुनी गई। दूसरी तरफ जब असम में जब बात आई तो वहाँ भी जो है कांग्रेस को कहा गया था कि हमारे साथ जो है गठबंधन में आइए और हमारी सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। तो वहाँ भी जो है कांग्रेस आला कमान जो है इनको सीटें नहीं देती है। तो ये जो इसके बाद जब बंगाल की बात आती है, बंगाल में भी वही बात दोहराई जाती है। तो ये लगातार जो है गठबंधन धर्म न निभाने का जो वादा है वो ये इन लोग तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसा सियासी ऐसा लग रहा है कि इन सब बातों का जो है असर पड़ सकता है, गठबंधन आने वाले दिनों में गठबंधन का असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी जो है एक जो खेमा है वो पूरी तरह असंतुष्ट है। जैसे उसका कहना है, जैसे जो कांग्रेस कोटि के जो मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री भी हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। पिछले 2 दिनों से लगातार वो अपने प्रदेश नेतृत्व को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और 2 बार चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो है हमारी बातें जो है वो सुनी नहीं जाती हैं, सरकार में सुनी नहीं जाती हैं। कुछ दिन पहले की बात है, जो जेटेट की जो परीक्षा या जो सरकार के यहाँ पिछले 10 साल से लंबे समय से जो ये लंबित था, उसमें जो है उनके 3 भाषा जो है से मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल न कर देने पर जो है वित्त मंत्री पूरे तल्ख होते हैं। उनका कहना था कि झारखंड के जो तमाम जो बिहार से सटा हुआ राज्य है और बिहार जैसे पलामू का जो इलाका है, गोड्डा है, कोडरमा है, बोकारो है, धनबाद है, इन इलाकों में भोजपुरी और मगही बोल। ठीक है अजय, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल विस्तार। 7 मई को सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल विस्तार
पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन रहेंगे मौजूद। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हाल ही में बनी बिहार सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार गांधी मैदान में होगा। सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव परिणामों पर बोलते हुए सरावगी ने साफ सुथरी और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया की प्रशंसा की और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के चुनाव आयोग को श्रेय दिया। उन्होंने टीएमसी के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें अनियमितताओं और मतदाता दमन का आरोप लगाया गया था। सरावगी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों को मतदान करने से रोकते थे। भाजपा ने एक दिन पहले विधानसभा चुनाव परिणामों में इतिहास रच दिया। पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने जा रही है और असम में पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।